तो काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित संस्थान के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद वैचारिक रूप से समृद्ध जननायक सुधाकर सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस संस्थान के प्रमुख प्रोफेसर प्रेम नारायण जी, विषय प्रवर्तन के संदर्भ में अपने दायित्व को जिन्होंने बड़े गरिमापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया, निभाया, ऐसे प्रोफेसर गुरु नारायण सिंह जी, जिनकी पहल, जिनके प्रयास, जिनके पराक्रम से ये आयोजन हो रहा है, ऐसे मेरे प्रिय शिवेंद्र जी, और आप तमाम प्रबुद्ध जन जो इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए इस सभागार में मौजूद हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ इसलिए कि मैं उस नगरी में मौजूद हूँ जिसे समाज में विद्वानों की नगरी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। यहाँ केवल गंगा की धारा नहीं बहती है, यहाँ पर ज्ञान की धारा भी बहती है। तो ऐसी धारा में डुबकी लगाने का सौभाग्य इस आयोजन के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आयोजन का हिस्सा बनाया। जिस विषय के संदर्भ में हम यहाँ पर मौजूद हैं, भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर देश के सम्मुख किसी भी नीति के संदर्भ में बात होगी तो वो नीति राष्ट्रीय ही होगी। तो शुरुआत कहाँ से करें? भारतीय ज्ञान परंपरा से, और दूसरी तरफ है शिक्षा नीति। तो पहले तो बात यहां से ही शुरू होगी कि ज्ञान और शिक्षा ये एक ही है या ये अलग अलग है। और भारत की ज्ञान परंपरा के संदर्भ में उल्लेख करते हैं और शिक्षा नीति के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। हमारे देश में शिक्षा नीति का उल्लेख जो होता है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के साथ होता है कि 1835 में लॉर्ड मैकाले आए और उन्होंने बाबू बनाने का काम किया, हमारे को अंग्रेजों के लिए क्लर्क तैयार करने का काम किया। यहाँ से बात की शुरुआत करते हैं, पर हम 1835 को जाने देते हैं। देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, वहाँ से अगर बात को शुरू करते हैं और वहाँ से लेकर 2020 की नई शिक्षा नीति तक भी आते हैं, तो दोनों ही ज्ञान परंपरा और शिक्षा नीति में जो मूलभूत अंतर है वहां से शुरू करते हैं। हमारी ज्ञान परंपरा क्या थी? क्या हमारी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यह था कि आपको रोजगार हासिल करना है, परिवार के भरण पोषण के लायक बनना है, ऊंचा पद प्राप्त करना है, समाज में उन्नत स्थान हासिल करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है? नई शिक्षा नीति में ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं, पर भारत की ज्ञान परंपरा के अगर पन्ने पलटते हैं तो ऐसा कोई उल्लेख मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देता। भारत की ज्ञान परंपरा के संदर्भ में अगर आप दृष्टि डालना चाहते हैं तो हमारी पौराणिक मान्यताओं के साथ में चलते हैं। हमारी पौराणिक मान्यता ये कहती है कि ये मनुष्य का जो जीवन है, ये मनुष्य की जो देह है, ये तकरीबन 84 करोड़ योनियों से गुजरने के बाद हमें प्राप्त होती है। अर्थात ये मनुष्य देह प्राप्त करने से पहले हमारी जीवन की यात्रा बड़ी लंबी रही है, और उस लंबी यात्रा में हमने अलग अलग योनियों में अपना समय बिताया है, जिसमें हम गिद्ध भी रहे, चील भी रहे, कौवे भी रहे, छिपकली भी रहे, सांप भी रहे। इन सारी प्रवृत्तियों से गुजरते हुए हमें मनुष्य योनि बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, ईश्वरी कृपा से प्राप्त होती है। और दोनों में अंतर क्या है? जो ये अंतिम योनि मनुष्य योनि है और उससे पहले की जो योनि है, उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि बाकी जितनी भी योनि आप इस सृष्टि में पाएंगे, जन्म के साथ आपकी नियति और स्वभाव तय रहता है। शेर शिकार ही करेगा, पैदा होने के साथ तय है कि मछली तैरेगी ही, मछली उड़ेगी नहीं।
आप जितने भी प्राणियों के संदर्भ में अपने जहन में कल्पना कीजिए, साधना से, प्रयास से, कोशिश से वह अपनी नियति को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसका स्वभाव उसके जन्म के साथ नियत होता है। पर मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन ईश्वर ने रचकर दिया है जिसमें आप अपने प्रयास, अभ्यास, संगत से अपने आप को किसी भी स्वरूप में ढाल देते हैं। इसीलिए भारत की ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यजुर्वेद में उल्लेख आता है, मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। मतलब आपको शरीर भले ही मनुष्य का मिल गया, लेकिन शरीर धारण होने से ही आप मनुष्य नहीं हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में वो तमाम संस्कार चाहिए जिसके आधार पर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। और मनुष्य कहलाने के अधिकारी आप कब होंगे? जब आपके अंदर मनुष्यता होगी, मानवता होगी, अर्थात आपके अंदर दया होगी, आपके यहाँ क्षमा होगी, आपके अंदर करुणा होगी, आपके अंदर संवेदनशीलता होगी, आपके अंदर विनम्रता होगी, आपके अंदर सक्षमता होगी। अर्थात ये तमाम उपक्रमों के संदर्भ में आप अपने जीवन को ढालेंगे, तब ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आप को वस्तुतः मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। ये मूलभूत अंतर है भारत की ज्ञान परंपरा और वर्तमान में जितनी भी प्रचलित शिक्षा प्रणालियां हैं या शिक्षा के संदर्भ में दृष्टियां हैं। हम हामी रहे हमेशा मनुष्य बनने के संदर्भ में। उल्लेख कर रहे थे गुरुजी कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हम जीते थे। सुधाकर जी ने और विस्तार दिया कि वसुधैव की क्या बात कर रहे हो, एक धरती की बात क्या कर रहे हो, हम तो पूरी सृष्टि के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते आए। पर संकट क्या है, हम बात इतनी बड़ी कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की। सुधाकर भाई और आगे बढ़े, बोले कहाँ वसुधैव की बात कर रहे हो, हम तो पूरी सृष्टि को अपना मानते आए हैं। पर पहुंच कहाँ गए हैं? अपने भाई से ही जमीन के बंटवारे को लेकर चाकू निकालने के लिए तैयार रह रही है। हमारी आज की स्थिति है। इस चुनौती के साथ हम हैं। तो अगर हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को तलाश रहे हैं, तो क्या ये शिक्षा नीति हमारी उस मान्यताओं को पुष्ट करती हुई उस दिशा में ले जाने का उपक्रम है? चिंता की एक दृष्टि हमारी ये भी होनी चाहिए, चिंतन की एक दृष्टि हमारी ये भी होनी चाहिए। भारत की ज्ञान परंपरा के अंतर्गत क्या गया? सा विद्या या विमुक्त, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्त करे। विद्या के संदर्भ में हमारा आशय क्या रहा? हमारे यहाँ सूत्र के रूप में चीजें कही गई। हमारे यहाँ किताबों को रटने के संदर्भ में कभी आग्रह नहीं रहा। हमारे यहाँ तो कहा गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात हमने ग्रंथों को रटने के आधार पर विद्वता को स्वीकार नहीं किया, हमने संस्कारों के आधार पर ही विद्वता का आकलन किया। यह हमारी ज्ञान परंपरा रही। और अगर उस ज्ञान परंपरा के आधार पर हम बात करते हैं, तो क्या वर्तमान की यह शिक्षा नीति उस दृष्टि से हमें कसौटी पर ले जाती है? अंतिम कसौटी पर तो ना सही, पर कम से कम उस दिशा में शुरुआत करती हुई तो ये नई शिक्षा नीति हमें दिखाई देती है। क्योंकि इस शिक्षा में केवल कौशल विकास को लेकर बात नहीं है, इसमें केवल रोजगार हासिल करने को लेकर आग्रह नहीं है। इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कोशिश आपको एक श्रेष्ठ नागरिक और एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की दिशा में पहल करती हुई भी दिखाई देती है। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हम सराहना करते हैं। पर इस सराहना का आशय नहीं कि पूर्ववर्ती हम शिक्षा नीतियों को खारिज कर देते हैं। कोशिशें हर दौर की आवश्यकताओं के अनुसार होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई, इसकी सराहना के लिए कतई जरूरी नहीं है कि आप पूर्व की शिक्षा नीतियों का जब तक आलोचना नहीं करेंगे तब तक नई शिक्षा नीति की सराहना जायज नहीं होगी। अगर 1947 के संदर्भ में देश की स्थिति की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए साक्षरता की दृष्टि से देश कहां खड़ा था? साक्षरता की दृष्टि से 1947 में हम तकरीबन 13-14% कुल आबादी का, वो साक्षरता की दृष्टि से, विद्वता की बात जाने दीजिए, साक्षरता की दृष्टि से 1951 जब पहले आम चुनाव हुए, उस समय का आंकड़ा बताता है कि हम 18.9% पर खड़े थे साक्षरता की दृष्टि से। और 2014
तो हमारी साक्षरता की दर 74% हो चुकी थी। तो ऐसा तो नहीं ना कि हमारे हिस्से में उपलब्धियां नहीं। और 2023 जब नई शिक्षा नीति आ चुकी थी तो हमारा आंकड़ा तकरीबन 80% को पार कर चुका। तो आशा ये कि हम लगातार पहले से बेहतर होने की दिशा में बढ़े हैं, पर हमारे गोल बदलते जाते हैं, हमारे लक्ष्य बदलते जाते हैं। जैसे जैसे उपलब्धि आती है हम अपने दृष्टिकोण को, अपने गोल को और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वापस लौटता हूं मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में हमें बात करने की जरूरत है। तो भारत की ज्ञान परंपरा के संदर्भ में जिसमें एक उल्लेख सुधाकर भाई भी कर रहे थे, भारत की ज्ञान परंपरा का मूल सार यह था कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। अर्थात शिक्षा राजमहलों या सेठों की बंधक नहीं रहेगी, शिक्षा के स्थान तो गुरुकुल होंगे। और गुरुकुल कैसे होंगे? अभी हमारे यहां कुलपति, कुछ प्रदेशों में लगा कि कुलपति से भाव सही व्यक्त नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि अब से हम इन्हें कुलगुरु कह के संबोधित करेंगे। पर संबोधन देने मात्र से हकीकत नहीं बदलती है। भारत की ज्ञान प्रणाली में गुरुकुल और कुलगुरु के संदर्भ में या कुलपति के संदर्भ में अहर्ता क्या थी? कुछ उल्लेख सुधाकर जी ने किया, थोड़ा उसे विस्तार देने की कोशिश करता हूं। अभी कुलपति की स्थिति क्या है? इस समय कुलपतियों की स्थिति यह है कि तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति अपना पद बचाने और अपने संस्थान के लिए ग्रांट हासिल करने हेतु सचिवालय में सचिव के कमरे के बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा हकीकत है। जिस देश में कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव हैं, और जिसमें बताया कि गोविंद बता रहे हैं कि गुरु के पहले पैर छूने हैं, वहां पर हमने गुरु को गुरुजी के करके 500 रुपए की नौकरी का मोहताज बना दिया। कितनी बड़ी विडंबना इस देश में रही कि जिस विद्यालयों में शिक्षक के ऊपर दायित्व था कि वह देश के भविष्य गढ़ने वाले विद्यार्थियों के चरित्र और जीवन का निर्माण करेगा, उस विद्यालय में पानी पिलाने वाले भृत्य का वेतन भविष्य गढ़ने वाले शिक्षकों से ज्यादा हुआ करता था, जिसे हम शिक्षाकर्मी व्यवस्था के तौर पर जानते हैं। ऐसी चुनौती से देश गुजरा है, ऐसी हकीकत का हमने सामना किया है। तो हमारे यहां परंपरा क्या थी गुरुकुल के संदर्भ में और कुलगुरु के संदर्भ में? तो कुलगुरु राजा ने चाह लिया और आप कुलगुरु हो गए, ऐसा नहीं था। कुलगुरु के संदर्भ में उसी को मान्यता दी जाती थी जिसका सामर्थ्य होता था कि वह राज्य विहीन पोषित आश्रम में 10,000 छात्रों के भरण पोषण और शिक्षण का दायित्व निभा सके। मतलब एक कुलगुरु कहलाने के लिए उसका सामर्थ्य होता था कि वो 10,000 छात्रों का भरण पोषण और शिक्षण, ये सारा दायित्व निभा सके। वह स्वतंत्र रूप से गुरुकुल का संचालन करने के योग्य होता था। सुधाकर जी अभी बोल रहे थे इसकी आवश्यकता के संदर्भ में। अब दिक्कत यह है कि छात्र योग्य नहीं मिलते, पर उन छात्रों को शिक्षित करने के लिए इतने सामर्थ्यवान गुरु भी कहां मिलते हैं? ये भी तो शिक्षा नीति की चुनौती है। तो भारत की ज्ञान परंपरा का अगर उल्लेख करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अपेक्षा ये रही कि शिक्षा के स्थान राज्य हस्तक्षेप से दूर रहेंगे और सुयोग्य हाथों में रहेंगे। अगर ईश्वर ने भी मनुष्य देह के रूप में स्थान लिया तो उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल की ही छांव में जाना पड़ा। चाहे आप भगवान राम का उदाहरण लीजिए, चाहे वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहे, या सुधाकर भाई को सौभाग्य मिला ऐसे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि होने का जहां पर गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रहकर राम ने शिक्षा अभ्यास किया, या चाहे आप भगवान कृष्ण का उल्लेख करें जिन्होंने उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन समझने योग्य बात क्या है? समझने योग्य बात है कि वहां पर उन्होंने क्या पाया। महज वह एक दहेज धुरंधर बने, अच्छे राजा बने? नहीं, वह सबसे पहले बेहतर मनुष्य बने। और मनुष्य होने के संदर्भ में जरूरत क्या होती है? मनुष्य के संदर्भ में जरूरत होती है संवेदनशीलता की। और संवेदनशीलता कैसी? तो राम के जीवन के एक प्रसंग को आपके बीच में साझा करता हूं, शायद आप उससे अनुभूति ले पाएं कि हमें अगर भारत की ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में
सामंजस्य तलाशना है तो हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? महज अच्छे प्रोफेसर, अच्छे वैज्ञानिक नहीं, हमारे को अच्छे संवेदनशील मनुष्यों की जरूरत है। तो प्रसंग ये आता है कि जब राम को राम कथा के अंतर्गत वनवास प्राप्त होता है और लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें जानकारी मिलती है कि भरत संपूर्ण कुल के साथ चित्रकूट राम से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो प्रसंग आप सबकी जानकारी में होगा। उल्लेख ये भी आता है कि लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद भरत हम लोगों को यहाँ से चैन से नहीं जीना रहना चाहते, तो लक्ष्मण काफ़ी उग्र होते हैं, लेकिन राम उन्हें संभालते हैं और बताते हैं कि भरत मुझसे मिलने के लिए ही आ रहा है, तो आप भरत के आने के संदर्भ में व्यवस्था करो। तो जितने वनवासी थे वो सब आकर राम से मिले कि बताइए क्या व्यवस्था करनी है। जो उस वनवासियों का प्रमुख था उसने राम से अनुरोध किया, प्रभु मुझे आदेश करें, हम क्या कर सकते हैं। तो राम ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आया था अयोध्या से चित्रकूट के लिए, तो उसमें कांटे बहुत हैं, झाड़ियां बहुत हैं, तो भरत को उसी रास्ते से आना है, तो मेरा आग्रह है कि आप उन कांटियों को उस रास्ते से साफ करो, उस मार्ग को साफ करो, अन्यथा तो उसे बड़ा कष्ट होगा। तो वन प्रमुख जो था वो थोड़ा हंसा, बोले अच्छा, अयोध्या के राजकुमार बड़े नाजुक हैं, कांटों के बीच से चलकर आएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, मैं करवाता हूं। तो राम को वो उत्तर पसंद नहीं आया। राम ने थोड़े तीखा अंदाज में कहा कि किसने कहा कि भरत इतने नाजुक है? तो उसने कहा आप ही ने तो बताया, ये रास्ते में कांटे बहुत हैं, मेरा भाई भरत वहां से आएगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उन्हें साफ कर दो। बोले तुम समझ नहीं पाए, और यहां से एक संवेदनशील व्यक्ति के संदर्भ में अनुभूति लीजिए। राम कहते हैं कि भरत को तकलीफ उन कांटों पर चलने से नहीं होगी, भरत के तलवे तो इंद्र के वज्र के समान मजबूत हैं, कठोर हैं, अगर वह उन कांटों से चलेगा तो वो कांटे उसके तलवों के नीचे टूट जाएंगे। पर भरत जब उन कांटों से गुजरेगा तो वो इस बात से गिलानी से भर जाएगा कि उसका बड़ा भाई राम इन कांटे भरे रास्तों से गुजरता हुआ चित्रकूट पहुंचा। यह है हमारी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत पाई गई संवेदनशीलता। उस संवेदनशीलता की हमें तलाश है। हम इस शिक्षा नीति के अंतर्गत दक्ष होकर क्या बन जाएंगे? क्या हम केवल अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक ही बन पाएंगे, या हम अच्छे इंसान भी बन पाएंगे? और शिक्षा नीति के संदर्भ में किसी चमत्कार की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। द्रोणाचार्य के आश्रम में कई छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की, पर अर्जुन जैसा धनुर्धर दूसरा नहीं हुआ, युधिष्ठिर जैसा भाला फेंकने वाला दूसरा नहीं हुआ, दुर्योधन जितना बेहतर गदा युद्ध में प्रवीण हुआ उतना भीम नहीं हुआ। तो सुधाकर भाई अभी उल्लेख कर रहे थे, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए व्यक्त करना चाहता हूं। शासक और शासित ये प्राकृतिक व्यवस्था है। हर व्यक्ति अगर शासक हो जाएगा तो अराजकता ही निर्मित होगी, और उसकी परिणति अंततः किसी ना किसी शासक के तौर पर ही होगी। दुनिया की सारी क्रांति का इतिहास उठाकर देख लीजिए। और समानता के संदर्भ में व्यवहारिकता को नकारना ठीक नहीं। आप 10 बीज एक ही जगह की धरती पर डाल दीजिए, उनमें समान खाद दीजिए, समान पानी दीजिए, धूप की समान व्यवस्था कीजिए, फिर भी आप पाएंगे उन 10 बीज में से 7 बीज अंकुरित होंगे, 5 बीज वृक्ष देंगे, और हो सकता है कि 4 वृक्ष ही उसमें फलदार होंगे। यही प्रकृति है। एक ही माँ के जन्मे 4 बेटे भी समान नियति को प्राप्त नहीं करते। तो एक शिक्षा व्यवस्था से निकलकर सारे बच्चे ही इंजीनियर होंगे, सारे बच्चे ही IAS ऑफिसर होंगे, सारे बच्चे ही डॉक्टर होंगे, ये अपेक्षा ही बेमानी है। बहुत विनम्रता के साथ उनके प्रति सम्मान रखते हुए बात कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी
अपेक्षाएं अगर पालेंगे तो हमारे हिस्से में निराशा ही आएगी, क्योंकि सब कुछ समान नहीं हो सकता। बक्सर क्षेत्र में संभवतः 10-15 लाख लोग होंगे, पर सांसद के तौर पर तो सुधाकर सिंह ही हो पाए ना। तो कुल मिलाकर इस सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा। सुधाकर जी बोल रहे थे एक ही बोर्ड होना चाहिए, तो फिर जाके इतनी विधानसभाओं की भी जरूरत क्या है, इतनी नगर पालिकाओं की भी जरूरत क्या है, इतने स्थानीय निकायों की भी जरूरत क्या है। एक देश है, एक संसद से काम चल जाएगा। पर ऐसा नहीं, सीढ़ियाँ चाहिए ही होंगी, तभी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि वो पहली मंजिल से छलांग लगाएगा और 100वीं मंजिल पर पहुंच जाएगा, तो बीच में स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। सीढ़ियों पर कदम रखेंगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, छलांग लगाएंगे तो औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। इस सत्य को तो समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो समझने की है शिक्षा नीति के संदर्भ में, वो इस बात को लेकर है कि हमें महज एक विषय पे योग्यता के संदर्भ में नहीं देखना है, हमें समग्र विकास के संदर्भ में सुनिए। हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 14 कलाएं, 64 कलाएं, 14 विद्याओं के संदर्भ में बात थी। 14 विद्याओं के संदर्भ में, 64 कलाओं के संदर्भ में अपेक्षा ये की जाती थी कि आप हर क्षेत्र में एक आधारभूत जानकारी रखें। आपको 4 वेदों की जानकारी होनी चाहिए, आपको 6 वेदांगों की जानकारी होनी चाहिए, आपको 4 उपांगों के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ 64 कलाओं के अंदर आपको नृत्य की भी सामान्य समझ होनी चाहिए, आपको धनुर्विद्या की भी होनी चाहिए, आपको पशुपालन के संदर्भ में भी होनी चाहिए, आपको आयुर्वेद के संदर्भ में भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक, जैसे कहते हैं, समग्र विकास के संदर्भ में, समग्र शिक्षा के संदर्भ में जरूरत महसूस की गई। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र को पकड़ने की कोशिश की गई है। मंशा है, पर उस मंशा का क्रियान्वयन, उसके लिए योग्य टीचर्स की जरूरत है, योग्य शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। सुधाकर भाई अभी आग्रह कर रहे थे कि 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के संदर्भ में कहा गया। हमारा मानना है कि हर कक्षा में अध्यापक होना चाहिए। सुधाकर भाई ने जो अपेक्षा की, मैं उसके साथ हूं, पर सुधाकर भाई दिक्कत तो दूसरी है ना। आप हर कक्षा में अध्यापक की इच्छा रखते हो, और बताओ पत्रकार, मैं देखता हूं कि हर स्कूल में अध्यापक नहीं है। आप हर कक्षा में अध्यापक चाह रहे हैं। इस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। जिस संस्थान में हम बैठे हैं, इसका काम है अच्छे शिक्षक तैयार करके देना। देश का इकलौता ऐसा अनूठा शिक्षा केंद्र है ये, ऐसा शिवेंद्र जी भूमिका में बता रहे थे। पर इसकी स्थिति क्या है? जहां पर शिक्षकों को तैयार करने का दायित्व है, वो संस्थान खुद अभी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। अब प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह इस चुनौती के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पर जहां शिक्षकों को दीक्षित करने के लिए भी शिक्षकों के संदर्भ में चुनौती है, हम ऐसे समय में शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं। नीति और नियत, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हमारी दिक्कत यह रही है कि हम नीति तो बढ़ चढ़कर प्रचारित कर देते हैं, पर नियत के संदर्भ में अपने खुद को जाहिर नहीं कर पाते। सबसे पहली जो जरूरत होती है वो नियत के संदर्भ में होती है। अकबर इलाहाबादी ने क्या कमाल का एक शेर कहा, आपके बगल के ही थे अकबर इलाहाबादी, जीवन की वास्तविकताओं को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश करते थे। उन्होंने कहा कि हम हर उस काबिले किताब को जप्ती समझते हैं, हम हर उस काबिले किताब को जप्ती समझते हैं जिसे पढ़ पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो भारत की ज्ञान परंपरा के अंतर्गत उन संस्कारों को देने की कोशिश की गई जिसमें आप में बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह आए। हमें उस शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है जिसमें हम अपनी बगल की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को ही प्रतिद्वंदी मानकर व्यवहार करें। तो हमारे को शिक्षा नीति के संदर्भ में जो जरूरत है वो मूलतः दक्षता, कुशलता से कहीं ज्यादा है संस्कार की। उस संस्कार के अंतर्गत हमें अपने जीवन को बेहतर तो करना है, पर अपने जीवन को बेहतर करने से ज़्यादा दूसरे का जीवन बेहतर हो, इस दिशा में भी प्रयत्न करने का भाव पैदा करना है। अगर हम प्रतिस्पर्धा की भाव से ही भरे रहेंगे,
तो ना तो हमारे अंदर संवेदनशीलता आएगी, ना ही हमारे अंदर सहृदयता आएगी। और जब इन दोनों का अभाव रहेगा तो हम स्वयं में एक सफल व्यक्ति तो हो सकते हैं, पर अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इस देश को जरूरत सफल व्यक्तियों की नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकों की है। अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा देश बनेगा, अच्छा देश होगा तो अच्छी दुनिया बनेगी। तो कुल मिलाकर इस दृष्टिकोण के साथ जीवन को विस्तार देने की जरूरत है। और इस विस्तार को भी एक कहानी के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं कि वो संवेदनशीलता किस स्तर पर होनी चाहिए, हमें शिक्षा नीति कौन सी चाहिए जिसके अंतर्गत हमारे अंदर इस स्तर की संवेदनशीलता है। एक राम का उदाहरण दिया, अब आपके बीच का उदाहरण देता हूं। दो मित्र एक रास्ते से गुजर रहे थे, परस्पर बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते हुए अचानक एक मित्र को पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। वो ठिठका, पीछे मुड़ा, कुछ कदम चलकर गया तो उसने देखा कि एक चांदी का सिक्का सड़क पर गिरा हुआ है। उसने चोर निगाहों से दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा। जैसे उसे भरोसा हुआ कि कोई नहीं देख रहा, उसने झटके से सिक्का उठाया, अपनी जेब में डाला और आगे बढ़ गया। वापस अपने दोस्त के पास आया, दोनों लोग बात करने लगे, फिर चलने लगे। अचानक अब दूसरा मित्र रुक गया। वो रुका, पास की झाड़ी में गया, उसने देखा कि झाड़ी में एक तितली है जिसके पर उस झाड़ी के कांटे में फंस गया। उसने बड़ी नफासत के साथ उस तितली के परों को कांटे से निकाला और उड़ा दिया। वापस आया, चलने लगा। पहला वाला मित्र जो चांदी का सिक्का जेब में रखा हुआ था उससे रहा नहीं गया। होता है जब हमारे अंदर कोई बात कचोटती है तो रहा नहीं जाता। तो उसने आखिरकार अपने साथी से पूछा, दोस्त एक बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, क्या बात समझ में नहीं आई? तो उसने कहा, यार पीछे इतनी जोर की चांदी के सिक्के गिरने की आवाज हुई थी, वो तुझे सुनाई नहीं दी, पर ये झाड़ी में तितली के परों की फड़फड़ाहट तो सुनाई दे गई, ये बात समझ में नहीं आई। उसने जो कहा, क्या वो भाव ये शिक्षा नीति पैदा कर पाएगी? ये सवाल आपके बीच में उठाता हूं। उस मित्र ने कहा, उस युवक ने कहा कि दोस्त, तितली और सिक्के दोनों का तूने जो उल्लेख किया, तो बात केवल इतनी है कि सिक्के की खनक तुझे इसलिए सुनाई दे गई क्योंकि तूने कानों से सुना, और तितली के परों की फड़फड़ाहट मुझे इसलिए सुनाई दे गई क्योंकि मैंने दिल से सुना। तो जब तक दिल से सुनने का एहसास हमारे बीच नहीं आएगा, नीति कोई भी ले आइए, उसकी सफलता के संदर्भ में संदेह बना रहेगा। जरूरत उस संवेदनशीलता को अपने बीच पैदा करने की है। जहां तक तर्क और तथ्यों की बात है, जो भी नीति लाएंगे उसके संदर्भ में सवाल रहेंगे, उसके संदर्भ में प्रश्न रहेंगे। समय गुजरेगा, उसके साथ ही उत्तर मिलेंगे। माननीय सुधाकर सिंह जी ने उल्लेख किया था कि 2020 में शिक्षा नीति उस समय लाई गई जब कोविड का दौर था और शिक्षा नीति संसद में भी प्रस्तुत नहीं की गई। बात सही है, पर 1966 और 1986 की शिक्षा नीति दोनों ही संसद में बहस के बाद अस्तित्व में आई थी, पर फिर भी असंतोष तो हमारे मन में रहा ही ना। संसद में चर्चा के बाद ऐसा तो नहीं कि उसके परिणाम चमत्कारिक रहे, पहले से कुछ बेहतर ही हुआ, यह मानने में कोई ऐतराज नहीं। अभी शिक्षा नीति आई है, नीयत अच्छी बताई जा रही है, नीति का क्रियान्वयन कैसा होता है उसके साथ जो सवाल है वो मैंने आपके बीच में रखे हैं। केवल नीति रह जाएगी या नीति के लिए उपयुक्त तो संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे, उसके संदर्भ में वो दृढ़ इच्छा शक्ति भी प्रस्तुत होगी। अगर संसाधन देंगे, इच्छा शक्ति रखेंगे, तो इस नीति के परिणाम बहुत बेहतर हो जाएंगे। अन्यथा हो सकता है 15 साल 20 साल बाद और नई शिक्षा नीति आए और बताया जाए कि अब क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। हर शिक्षा नीति के साथ में ये दावा किया गया है, लेकिन बेहतर की गुंजाइश हमेशा महसूस की गई है। इस शिक्षा नीति के साथ हमारे को संतोष है कि 36 साल बाद पहल तो हुई, पहल के संदर्भ में सकारात्मक भाव होना चाहिए। परिणाम के लिए उसे क्रियान्वित बेहतर तरीके से हो, इसके संदर्भ में प्रयास होना चाहिए। 1986 की शिक्षा नीति ने इस देश को नवोदय विद्यालय जैसी अनूठी चीज भेंट की, जिसने विपन्नों को, साधनहीन लोगों को अपनी पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराया। आज देश में तकरीबन 600 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय शिक्षा का केंद्र बने हुए हैं। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय अस्तित्व में आए थे, जो निश्चित रूप से शिक्षा की बेहतरी में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति ऐसा कोई संस्थान दे पाएगी जो बच्चों की उम्मीदों का केंद्र बन पाएगा, बच्चों के सपनों को साकार कर पाएगा। इसके संदर्भ में हमें इंतजार है। उम्मीद करते हैं
कुछ ऐसा निकल कर आएगा। जहाँ तक बात है भविष्य के संदर्भ में, हमारी इच्छा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। यह बात कई मंचों से सुनाई देती है, पर विश्व गुरु से आशय क्या है? लोग हमारी ताकत के आधार पर हमें स्वीकारें या लोग हमें हमारी विद्वता के आधार पर स्वीकारें? जिस समय के आप विश्व गुरु के संदर्भ में बात करते हैं, लोगों ने विश्व गुरु के तौर पर हमें हमारी विद्वता के आधार पर स्वीकारा था। हमारी विद्वता लोगों के लिए अचंभे का विषय थी, पर ध्यान रखिए वो विद्वता हमारे साथ बनी रही, पर व्यवहार में उसका अमल भूले तो हमने 1000 साल की गुलामी से गुजरे। अगर भारत की ज्ञान परंपरा अपने आप में आत्मनिर्भर बना पाती तो 1000 साल की गुलामी से हम क्यों गुजरे थे? क्यों दूसरे देशों क्षेत्रों से आए हुए लोग इस देश पर राज कर पाए? कहीं ना कहीं हमारे स्तर पर खामी रही थी ना, हमारे स्तर पर दोष रहा था ना, हमारे स्तर पर कमियां रही थी ना। तो जितना आप अपने आप को सराहना के भाव में ले जाते हैं, साथ साथ अपनी खामियों के संदर्भ में भी उतने सजग रहिए। अगर आप अपनी खामियों को जान पाएंगे तो फिर सुधार कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम इस भ्रम में रहें जैसे पहले रहे कि हम तो विश्व गुरु हैं और बाद में पता चला कि हम दास्ता के दौर से गुजर रहे थे, तो एक और दास्ता हमारे हिस्से में ना आए, इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है। आप सबने मेरी बात को सुना, मेरी बातों को समझने की कोशिश की, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।